कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड हैप्पी। जैसे कि आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है और पिछले बार काफ़ी लोग इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न था कि उन्होंने लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व ही नहीं किया था। उन्होंने किया क्या, उन्होंने कोचिंग ली, ट्यूशन ली, सारा सिलेबस पूरा किया, और जो मेन काम था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, उन्होंने वो किया ही नहीं। अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना हो या पेपर 1 करना हो या पेपर 2 करना हो, दोनों सिचुएशन में आप एक ही चीज़ कर सकते हो। आपको प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे। अगर आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो तो ट्रस्ट में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। मीन्स कोई भी नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैंने आज तक 3 या 4 साल पहले सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, और एग्ज़ाम जो है मैंने 2 बार दिया है। फर्स्ट टाइम जो दिया था उसमें मेरे 125 के आसपास बन रहे थे, और सेकंड टाइम मेरे 129 बन रहे थे। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पता है कि बिना प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए कुछ नहीं होता है। आप सबसे पहले अपना प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करो, उसमें आपको पता चलेगा कि आपका कितने मार्क्स बन रहे हैं। आप खुद से सॉल्व करो, आपको पता चलेगा कि आपके पास 105 बन रहे हैं, 110 बन रहे हैं। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन उसमें सॉल्व नहीं हो पा रहा है उसको गूगल करो, यूट्यूब करो, तो आप देखोगे कि आप पे इम्प्रूवमेंट आएगा। इम्प्रूवमेंट आएगा तो क्या होगा, आप आराम से 125 या 30 स्कोर कर पाओगे। ठीक है? तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा इंग्लिश का। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश सॉल्व करेंगे, और इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी काम का है, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो, चाहे आप पेपर 2 दे रहे हो। ठीक है? तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा फिगर ऑफ स्पीच। पहले तो आप ये जानो कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। जब आप कुछ बोलते हो, अगर उसी बात को आप किसी क्रिएटिव लैंग्वेज में बोलते हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्यंग करना। हाँ, आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो क्या कहते हो? यू डिड वेल, यू डन वेल। या तुम ऐसे कहते हो, अगर कोई किसी ने अच्छा छक्का मारा, मान लो आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, आपके किसी दोस्त ने अच्छा खेला, तो आप क्या कहते हो? अरे यार तुमने तो विराट कोहली की तरह खेला, अरे यार तुमने तो एम एस धोनी की तरह खेला, अरे यार तुम तो सचिन तेंदुलकर हो। यू से समथिंग लाइक दैट। बस उसी तरीके से फिगर ऑफ स्पीच भी यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है? ये फिगर ऑफ स्पीच कुछ और नहीं, बहुत तरीके के होते हैं। पहली बात कि फिगर ऑफ स्पीच को अगर एक लाइन में समझना हो तो आप ऐसे समझो कि जो भी क्रिएटिव लैंग्वेज यूज होगा बोलने के समय, उसको हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। और फिगर ऑफ स्पीच भी जो है ना, वो हमारा बहुत तरीके का है। तो बहुत तरीके में कौन कौन सा है, तो आज के क्लास में मैं आपको वही फिगर ऑफ स्पीच करवाऊँगा जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है सीटेट एग्ज़ाम में। इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी मैं लाने का कोशिश करूँगा। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अगर आप कमेंट करके बोलते हो कि फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताओ सर मुझे अगला पार्ट भी, तो मैं अगला पार्ट पक्का लेके आऊँगा। अब हम लोग सीधे आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो आज के टॉपिक में हमें कितने कितने पार्ट पढ़ने हैं, फिगर ऑफ स्पीच के कितने पार्ट पढ़ने हैं? हमें एक्चुअली आज 7 या 8 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है? तो स्टार्ट करें? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा स्माइली। आपने अगर पहले भी सीटेट दिया हुआ एग्ज़ाम, तो आपने नोटिस किया होगा कि कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपके स्माइली होगा। ये स्माइली क्या है? स्माइल करना नहीं। इस स्माइली का सिंपल सा मतलब ये है कि आप दो लोगों में कैसे कंपेरिजन करते हो। ठीक है? आप दो डिफरेंट चीज़ों में आप कैसे कंपेयर करते हो। जब दो डिफरेंट चीज़ों में कोई कंपेरिजन होगा तो समझ लेना कि वो स्माइली है। अच्छा, स्माइली का एग्जाम्पल पता क्या होगा? जैसे अरे वाह, हे इज लाइक अ सचिन तेंदुलकर। हाँ, यहाँ पे आपको किसी एक इंसान को सचिन तेंदुलकर से कंपेरिजन किया गया।
मैं एक चीज़ नोटिस करना कि जब स्माइली में ना दो तरीके के वर्ड यूज होते हैं। जब भी कोई स्माइली का सेंटेंस लिखोगे ना तो आपको दो तरीके के सेंटेंस दिख जाएंगे, ठीक है। पहला होगा आपका एज और दूसरा होगा आपका लाइक। यहाँ पे जहाँ मेरा पॉइंटर है आप देख सकते हो, ठीक है। ये लाइक है और ये एज है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला आते हैं कि उसके बाद से एग्जाम्पल कुछ आप देख लो। तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल जो है, पहला एग्जाम्पल कहता है माई लगेज इज एज हेवी एज रॉक। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, ये दो चीज़ों में कंपेरिजन कर रहा है। किस किस चीज़ों में, पहला तो आपका लगेज है, दूसरा आपका रॉक है। क्या कहना है कि मेरा लगेज फिर उतना ही भारी है जितना कि एक पत्थर होता है ना। तो अगला एग्जाम्पल देख लो, यहाँ एक कंपेरिजन आपको पता चल गया। कंपेरिजन आपने किया तो आपने देखा कि आपका लगेज भी उतना ही भारी है जितना कि रॉक, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, ही रन्स लाइक चीता। आप ही बताओ, क्या कोई इंसान चीता की तरह दौड़ सकता है कभी? नहीं दौड़ सकता है। और यहाँ क्या कह रहा है, ही रन्स लाइक चीता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही तेज दौड़ता है। क्यों? क्योंकि चीता सिंबलाइज करता है कि जो सबसे फास्टेस्ट रनर है वो चीता है पूरे एनिमल किंगडम में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक इंसान का कंपेरिजन चीता से किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि यहाँ पे लाइक वर्ड यूज हुआ है ना। ये क्या है, ऊपर आप देखो तो एज यूज हो रहा है, नीचे देखो तो लाइक यूज हो रहा है। तो यही स्माइली की पहचान है। जिस सेंटेंस में भी आपको स्माइली और लाइक दिख जाए ना तो समझ जाना, और कंपेरिजन हो रहा हो दो चीज़ों में तो समझ जाना कि वो स्माइली है हमारा, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ कहता है शी स्विम्स लाइक फिश। क्या कोई लड़की मछली की तरह कभी तैर सकती है? वो बहुत अच्छी तैराक हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, पर मछली की तरह तो नहीं तैर सकती, क्योंकि मछली तो वहीं पैदा होती है, वहीं तैरना ही उसका काम है, वो चल तो सकती नहीं है। पर क्योंकि वो इतना अच्छा तैरती है कि उसको मछली की तरह तैरने का उपाधि दिया गया, उसका कंपेरिजन किया गया मछली के साथ। तो यही कंपेरिजन हो रहा है और एज और लाइक का यूज हो रहा है हर सेंटेंस में, आप नोटिस करना। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल हमारा कहता है कि माई ट्रक इज एज बिग एज एलिफेंट। एग्जाम्पल देख रहे हो, तो क्या कह रहा है कि माई ट्रक इज एज बिग एज एलिफेंट, है ना। तो कोई ट्रक एलिफेंट जितना बड़ा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है ना कि यहाँ भी दो चीज़ों का कंपेरिजन हो रहा है। और यहाँ एक चीज़ देखना है, यहाँ भी यूज हुआ है इस सेंटेंस में एज ट्रक इज एज बिग एज एलिफेंट, हो रहा है ना। इसी को हम लोग कहते हैं स्माइली। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलिए अपने अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है मेटाफोर। अब बताओ ये मेटाफोर क्या होता है, आइडिया है आपको कुछ? मेटाफोर जब दो चीज़ों को एक तरीके का बता दिया जाए ना तो उसको मेटाफोर कहते हैं। जैसे आपको मैं सिंपल से एग्जांपल से समझाऊँ तो जैसे कहा जाए कि आप अपने पापा के फ़ोटो कॉपी हो, ऐसा तो होगा नहीं ना, क्योंकि आपके पापा और आप दो डिफरेंट लिविंग थिंग हो। अगर एक समय के लिए मान लेते हैं कि आप दोनों जुड़वा भाई होते तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ आप हो, कार्बन कॉपी हो। पर क्योंकि आप बाप बेटे हो तो आप में हल्का फुल्का डिफरेंस तो कुछ होगा ना। डिफरेंस जैसे मान लीजिए आपका नाक ज़्यादा लंबा होगा पापा से, आपके आइज के कलर कुछ और होंगे, या हो सकता है आपके हेयर ज़्यादा डेंस हो, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो उसी को कहते हैं मेटाफोर। जब दो डिफरेंट चीज़ों को हम लोग सेम बना देते हैं तो उसको हम लोग मेटाफोर कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देखना, पहला एग्जांपल क्या है, माय फ्रेंड इज अ लायन, है ना। क्या है, माय फ्रेंड इज अ लायन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका दोस्त शेर हो? नहीं ना। पॉसिबल क्या है कि शेर वाली क्वालिटी उसमें हो। तो आपने कह दिया कि मेरा दोस्त शेर है, ठीक है। याद आप एक कंपेरिजन में गलत बैठा है। एक कंपेरिजन देखो, स्माइली में हम लोगों ने क्या किया था,
माई फ्रेंड इज लाइक अ लायन। हाँ, लाइक के वर्ड यूज करते थे कि उसकी तरह है, शेर की तरह है। और यहाँ डायरेक्ट कह दिया जा रहा है कि माई फ्रेंड इज अ लायन। तो यहाँ कंपेरिजन तो हुआ नहीं, तो सीधे कह दिया गया कि मेरा दोस्त ही शेर है। तो इसको हम लोग मेटाफोर कहेंगे जब दो डिफरेंट चीज़ों को एक सिमिलर बना दिया गया हो। ठीक है, अगला देखो, दिस क्लासरूम इज अ जू। नोटिस करो स्माइली में क्या होता था, दिस क्लासरूम इज लाइक अ जू, मीन्स ये एक चिड़िया खाने की तरह है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ये क्लासरूम ही जू है, मीन्स कि ये क्लासरूम एक चिड़िया खाना है। ये पॉसिबल है क्या? चिड़िया खाना में तो जानवर रहते हैं, तो क्लासरूम में तो इंसान पढ़ते हैं। पर यहाँ सिर्फ जू का जो क्वालिटी था या जो भी उसकी खराबी है कि वहाँ हलचल बहुत ज़्यादा होती है, उसी इसीलिए कह दिया गया कि इस क्लासरूम में हलचल बहुत हो रही है, तो इसको भी जू कह दिया गया। आपके टीचर्स बचपन में आपको बहुत कहा करते होंगे ना। तो यही हमारा मेटाफोर है, जब किसी दो चीज़ों को जब हम सेम बना दें तो वह मेटाफोर हो गया। अगला देखना, अगला हमारा सी इज अ शाइनिंग स्टार। इसका मतलब क्या है? क्या वो कोई स्टार है? नहीं। क्या वो कोई चमकता तारा है? नहीं। वो अपने कैरियर में इतना अच्छा कर रही है कि उसको लोग कह रहे हैं कि वो सी इज अ शाइनिंग स्टार। ठीक है, तो ये जस्ट मेटाफोर है जब दो चीज़ों को एक बना दें। लास्ट एग्जाम्पल देख लो, जब कहा गया हो हिज हर्ट इज गोल्ड, इज इट पॉसिबल कि किसी का हर्ट गोल्ड से बना हो? नहीं ना। पता क्या पॉसिबल है? कि किसी का दिल बहुत बड़ा हो, बहुत महंगा हो, बहुत पेशियस हो। इस यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि उसका दिल जो है बहुत बड़ा है, बहुत पेशियस है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है हिज हर्ट इज गोल्ड। ठीक है, आई होप कि आपको मेटाफोर अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एक चीज़ कह सकते हो कि आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे एक बार अच्छे से पूछ सकते हो, आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हुआ। या आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाना और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करते हो, आप सीधे हमारे चैनल पे पहुँचोगे। तो जैसे ही आप चैनल पे पहुँचोगे, आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप वहाँ पे ग्रुप भी है, ग्रुप पे मैसेज करोगे, मैं आपका सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब बिना टाइम गवाए आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पर्सनिफिकेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ थिंग और आइडिया एज अ पर्सन और बाय द ह्यूमन फॉर्म। आपने डेफिनेशन आई गेस अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब मैं इसको समझाता हूँ कि इसका डेफिनेशन ऐसा क्यों है। जब किसी एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग को छोड़ के किसी भी और चीज़ में, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, अगर इन दोनों में, ठीक है, किसी में भी अगर ह्यूमन क्वालिटी दिखाया जाए, ह्यूमन बीइंग छोड़ के, चाहे वो कोई जानवर हो, प्लांट हो, सन हो, मून हो, टेम्पल हो, किसी में भी अगर ह्यूमन क्वालिटी से उसको दर्शाया जाए तो समझना कि वहाँ पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, द सन स्माइल हैप्पीली डाउन एट अस। ठीक है, ये है द सन स्माइल हैप्पीली डाउन एट अस। इस एग्जाम्पल को सही से देखो, क्या सच में कभी सन को मुस्कुराते हुए आप लोगों ने देखा है? नहीं ना। स्माइल कौन कहते हैं? हम ह्यूमन बींग्स कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सन को क्या कहा गया? सन को कहा जा रहा है कि सन स्माइल हैप्पीली डाउन एट अस, मीन्स कि सूर्य हमें देख के हंस रहा है। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है। तो सूर्य तो हंस नहीं सकता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है, ह्यूमन क्वालिटी को दर्शाया जा रहा है। तो ये पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कहता है द चीज डांस्ड इन द ब्रिज। अच्छा, आप देखते हो कि पेड़ जो है काफ़ी तेज हवा चलने पे झूमता है, ऐसे 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 ऐसे। तो क्या वो डांस कर रहा होता है? नहीं ना, वो तो ब्रिज के फोर्स यानी हवा का जो फोर्स होता है उसके कारण ऐसे ऐसे करके झूमता है। पर यहाँ उसको क्या नाम दे दिया गया? यहाँ उसको डांस का नाम दे दिया गया। और डांस क्या होता है आपको पता ही होगा, जो ह्यूमन बीइंग करते हैं। ठीक है, तो यही आपका पर्सनिफिकेशन होते जा रहा है। अगला एग्जाम्पल देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। क्या सच में एंजाइटी किसी इंसान के चेहरे पर बैठा हुआ आपने कभी देखा है? नहीं ना, क्योंकि एंजाइटी तो फीलिंग है,
फीलिंग को ये दर्शाया जा रहा है कि वो चेहरे पे बैठा है। तो ये भी एक आपका पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल हमें हमारा कहता है अपॉर्चुनिटी नॉक द डोर। ये देखो, इसका मतलब क्या है? अच्छा एक बार बताओ, आपके दरवाजे पर कोई आता है तो क्या कहता है? नॉक कहता है। कोई किसी एनिमल को आपने आज तक देखा है कि आपके दरवाजे पे आके आपका रिंग बेल बजा रहा हो या नॉक कर रहा हो, ठक 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 ठक, है ना? अपॉर्चुनिटी कैसे कह सकता है? अपॉर्चुनिटी तो एक सिर्फ वर्ड है, एक फीलिंग है, एक सोचने का तरीका है। वो अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे कैसे खटखट कर सकता है? कभी कह सकता है? आपने सोचा है ना? तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि ह्यूमन क्वालिटी उसमें दिया गया है कि वो नॉक कर रहा है। ह्यूमन क्वालिटी अपॉर्चुनिटी के थ्रू दर्शाया जा रहा है। तो यही आपका पर्सनिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आप लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला है हमारा हाइपरबोल। इससे तो आप लोग काफ़ी अच्छे से वाकिफ हो गए। चलो पहले मैं इसका डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हाइपरबोल होता क्या है। A way of speaking or writing that makes something sound better or dangerous. 1 second. A way of speaking or writing that makes something sounds better, more exciting, dangerous, etc. that it really is. इसका सिंपल सा मतलब पता है क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कभी आप किसी बात को जब बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, किसी की तारीफ, अगर कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो उसकी तारीफ आप करते हो, बहुत बढ़ा चढ़ा के करोगे, जो उसमें क्वालिटी होगा नहीं उसको आप इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दोगे कि मतलब लगता है कि वो आउट ऑफ द लाइफ है। ठीक है, तो उसको हम लोग हाइपरबोल कहते हैं। या कोई आपके रिश्तेदार हो, ठीक है, आपकी बुराई करना चाहते हो, तो वो इस तरीके से आपकी बुराई करेंगे ना कि आपको लगेगा कि भाई इतनी कमी मुझ में कभी थी नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता था कि ये कैसी इतनी कमी मेरे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाइपरबोल। अच्छा, हाइपरबोल का एग्जांपल आप लोग देख लो कि हाइपरबोल का एग्जांपल क्या है। जैसे आई एम हंग्री सो आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स। पहला एग्जांपल आप लोग देख रहे हो, ये क्या है? क्या एक बार बताओ, कोई इतना भूखा हो सकता है कि वो हॉर्स खा ले, घोड़ा खा ले? नहीं ना, वो बस बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कि ही इज सो हंग्री दैट ही कैन ईट अ हॉर्स, और ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी को कहते हैं हम लोग हाइपरबोल। ठीक है, अगला देखो, द रनर फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइटनिंग। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई आदमी स्पीड के लाइट के जितना तेज दौड़ सकता है, भाग सकता है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इतना बोला गया है। तो ये हमारा हाइपरबोल हो गया। अगला एग्जांपल देखना है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द इंटायर यूनिवर्स। ऐसा आप लोग अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को जरूर बोलते होंगे, जबकि आपको भी पता है कि ऐसा मेरी वाइफ यहीं पे है तो मैं आगे बोलूँगा नहीं, और जो भी है आप समझ ही गए होंगे। आगे जो है, शी वॉज सो हैप्पी, हर स्माइल वॉज अ माइल्ड वाइड। क्या ये पॉसिबल है कि कोई इतना ऐसे हंसे कि उसका स्माइल जो है किलोमीटर से फैला हो? नहीं पॉसिबल है ना, भगवान बचा। सॉरी, शी वॉज सो हैप्पी, हर स्माइल वॉज माइल्ड वाइड। तो ये पॉसिबल तो है नहीं कि कोई इतना खुश हो कि उसका चेहरा जो है, उसका स्माइल जो है किलोमीटर से फैला हो। ये क्या हुआ? ये किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया। ठीक है, तो ये आपके पास हाइपरबोल हो गया। समझ गए आप लोग? ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा, आपको दिया जाएगा एक पैराग्राफ। ठीक है, पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा या प्रोज दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, उस पैराग्राफ और प्रोज में से आपको देखना होगा, उस पैराग्राफ में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि इस पैराग्राफ में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। अच्छा याद रखना कि फिगर ऑफ स्पीच को ही लिटरेरी डिवाइस भी कह देते हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। क्या इसमें पर्सिफिकेशन यूज हुआ है, हाइपरबोल यूज हुआ है, मेटाफोर यूज हुआ है, स्माइली यूज हुआ है।
आगे हम लोग और जानते हैं। तो चलिए हाइपरबोला आपका आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक हमारा सिंबोलिज्म है। तो सिंबोलिज्म किसको कहते हैं? A figure of speech where an object, person, action or situation has another meaning. एक second. A figure of speech where an object, person, action or situation has another meaning other than its literal meaning. इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने कुछ बोला, जैसे आपने बयान किया, ठीक है, आप बोल तो कुछ और रहे हो, ठीक है, उसका मतलब कुछ और है, ठीक है। तो यही है। जैसे मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। ये कहना ये चाहता है कि लाइफ में बहुत अप डाउन्स है। मैं इसको ये किस तरीके से घुमा के बोल रहा है कि लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। तो ये आपका सिंबोलिज्म का एग्जाम्पल है कि बोलना कुछ और चाहते हो पर उसको किसी और तरीके से आप बोल रहे हो। इसको आप सिंपल समझो कि आप बयान कर रहे हो। ही इज रॉक ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, मीन्स कि वो खराब समय में एक चट्टान की तरह है ना। तो ये क्या है? आप कहना चाह रहे हो कि वो अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या रहे हो? इज रॉक, वो रॉक है। पॉसिबल है? नहीं ना। आप एक तरीके से उसको घुमा के बोल दो। तो यही है आपका सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है ऑक्सीमोरोन। अच्छा, ऑक्सीमोरोन बताने से पहले आप ये जान लो कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग आपका प्रीवियस 5 ईयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप सारे वीडियो देख के गए हमारे, आपके 125 प्लस आएंगे ही आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो मैं क्या आपको बोलूँ, इस पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं आए। अगर आप जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ ना, अगर उतना मेहनत आप भी करो तो आपके पक्का 125 प्लस आएंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। और अगर आप पुराने हो तो इसको एंजॉय करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ऑक्सीमोरोन क्या है? ऑक्सीमोरोन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट कंबाइंस words with contradictory definition to form a new word or phrase। मीन्स देखो, जब एक लाइन ये बोला जाए, एक लाइन ऐसा लाइन बोला जाए जो दोनों अपोजिट हो एक दूसरे के, तो समझ लेना कि वो ऑक्सीमोरोन हो गया। जैसे एग्जांपल से समझो। पहले एग्जांपल देख रहे हो? पहले एग्जांपल में क्या कहा जा रहा है कि इट इज़ अ जेन्युइनली फेक डॉक्यूमेंट। क्या ये देखो, ये है, सॉरी मेरा माउस नहीं चल रहा है, एक सेकंड मुझे देना। ये देखो, चलो, इट इज जेन्युइनली फेक डॉक्यूमेंट। बताओ, यहाँ जेन्युइन भी है, फेक भी है एक डॉक्यूमेंट। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल तो है ना। वो कह रहा है कि फेक डॉक्यूमेंट जो है सच में जेन्युइन है, सच में फेक डॉक्यूमेंट इन लोगों ने बना रखा है। तो इसकी जेन्युइन हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ दो डिफरेंट चीज़ें यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? पहले आपका जेन्युइन भी यूज हो रहा है और फेक भी यूज हो रहा है, तो दोनों अपोजिट है, इसलिए ये ऑक्सीमोरोन हो जाएगा। अच्छा, अगला देखो, इट इज एन ओपन सीक्रेट। एक बात बताओ, सीक्रेट भी है तो ये ओपन कैसे हो सकता है? और यहाँ तो कह रहा है कि इट इज एन ओपन सीक्रेट। दो डिफरेंट थिंग्स हैं, राइट। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीमोरोन। अगला देखो, शी वॉज रेगुलरली इरेगुलर। क्या है? शी वॉज रेगुलरली इरेगुलर। वो कंटिन्यूसली इरेगुलर आ रही है या जा रही है या कुछ भी है। यहाँ दो डिफरेंट अपोजिट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। शी वॉज रेगुलरली इरेगुलर, तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल। ही इज क्लियरली कन्फ्यूज अबाउट हिज कैरियर। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल कैसे है बताओ? क्लियरली भी है, कन्फ्यूज भी है। सेंटेंस तो सही है ना, सेंटेंस बिल्कुल सही है। पर देखो, यहाँ भी क्लियरली और कन्फ्यूज, दो अपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में यूज हो रहा है। तो ये सारे कैसे एग्जाम्पल है? ये आपके ऑक्सीमोरोन के एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आ रहा हो।
ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला का तो प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी टफ है, ओनोमेटोपिया। इसको क्या पढ़ेंगे? ओनोमेटोपिया। ओके, द फैक्ट ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग साउंड सिमिलर टू नॉइज। एक सेकंड देना मुझे। हाँ, द फैक्ट ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग साउंड सिमिलर टू द नॉइजेज दे डिस्क्राइब लाइक हश, ठट, इटिसी। जैसे जब आप कुछ अजीब सा आवाज़ निकालते हो ना, वर्ड सा, तो हट, हट, ऐसा जब कुछ बोलते हो ना, तो उसको पता क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओनोमेटोपिया। तो उसका एग्जाम्पल देखना, द फ्लड वाटर गश्ड डाउन द स्ट्रीट। यहाँ पे देखो, जो फ्लड का पानी है वो स्ट्रीट में बह रहा है। कैसे बह रहा है? गश्ट वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। वो गश्ट मतलब आवाज़ कहते हुए कर रहा है, इसलिए इसको ओनोमेटोपिया कह दिया। अगला है द कार नहीं सॉरी, द कार हॉर्न बिप सो लाउडली। ये देख रहे हो, द कार हॉर्न बिप लाउडली। जब आप कार का हॉर्न बजाते हो तो तेज़ी से बजता है। यहाँ पे आप देखो तो क्या है, यहाँ पे ये जो बिप्ड वर्ड है ना, यही आपका ओनोमेटोपिया है, ठीक है। देयर वाज अ लाउड क्रैक, देयर वाज अ लाउड क्रैक। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पता है ओनोमेटोपिया क्या है इस वर्ड, इस सेंटेंस में? ओनोमेटोपिया इस सेंटेंस में क्रैक है। क्रैक कहता है तो आवाज़ कहता है ना, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि लाउड आवाज़ कर रहा है, तो इसी को हम लोग ओनोमेटोपिया कह देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने हम लोग आज के अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक हमारा कहता है एनाफोरा। एनाफोरा क्या है? एनाफोरा कुछ नहीं है, एनाफोरा इज अ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। एक सेकेंड है ना, एनाफोरा इज द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेज इन अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब सेम टाइप के वर्ड एक ही सेंटेंस में बार बार आ रहे हों तो इसको एनाफोरा कह देंगे। जैसे गो बिग गो होम, है ना। यहाँ पे एक गो ये है, दूसरा गो इधर आ रहा है, तो गो बिग गो होम। तो ये क्या हो गया? ये आपका एनाफोरा का एग्जाम्पल हो गया। जैसे ही आप देखना कि दो वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं, तो वो एनाफोरा हो जाता है। बी बोल्ड, बी ब्रीफ, बी गॉन, है। तो ये आपका क्या है? ये आपका एनाफोरा का एग्जाम्पल है। स्टे सेफ, स्टे वेल, स्टे हैप्पी, है ना। ये सॉरी, स्टे हैप, स्टे सेफ, स्टे वेल। तो ये आपका किसी का एग्जाम्पल है। सब में देखते हैं स्टे 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 आ रहा है, बी 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 आ रहा है, गो 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 आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको जहाँ दिख जाए तो समझ जाना वो एनाफोरा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। माफ करना, अगला टॉपिक हमारा है अलिट्रेशन। ये आपने एग्जाम में कई बार देखा होगा, और ये सीटेट छोड़ो, ये केवीएस तक में पूछ लेते हैं अलिट्रेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ तो आपसे पक्का पूछने के चांसेस हैं, तो अच्छे से देखना। अब तक जितने टॉपिक बताए हैं सभी बहुत बहुत हाई चांस है कि पूछ ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा है अलिट्रेशन, द यूज ऑफ the same letter or sound at the beginning of words that are close to it। ठीक है, एक सेकेंड, मेरा स्लाइड कहाँ चला गया? हाँ, द यूज ऑफ सेम लेटर, देख रहे हो? द यूज ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब भी आप कोई सेंटेंस देखोगे तो उसमें एक ही वर्ड, एक ही लेटर बार बार रिपीट होगा। जैसे एनाफोरा में आपने देखा कि वर्ड्स, एक ही वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे थे, वैसे ही इलिट्रेशन में एक ही लेटर बार बार रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ देखो, कप ऑफ कॉफ़ी है। एक सेकंड दो मुझे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, प्लीज टेक योर कप ऑफ कॉफी, सी फॉर कप, सी फॉर कॉफी, सेम हो रहा है। अगला देखो, द ब्यूटीफुल बकेट, वन सेकेंड,
ब्यूटीफुल बकेट ब्लॉसम इन द ब्राइट सन। यहाँ देखना, बी फॉर ब्यूटीफुल, बी फॉर बकेट, बी फॉर ब्लॉसम इन द, बी फॉर ब्राइट सन। एक ही लेटर बार बार हर वर्ड में यूज हो रहा है, तो क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एलिट्रेशन। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में नहीं आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। जो भी आप कमेंट करोगे उसका 100% मैं रिप्लाई दूंगा। जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप देख लो, ये हमारा, सॉरी एक सेकेंड, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इंग्लिश पढ़ो, ठीक है। मैं नीचे ले जा रहा हूँ, अच्छे से लिखा नहीं रहा है, इंग्लिश पढ़ो, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना। अब तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ हैप्पी फ्यूचर, हैव अ नाइस डे। आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ किससे लिखा क्यों नहीं रहा है। चलिए मैं इसको बाद में रेक्टिफाई करूँगा क्यों नहीं लिखा रहा है। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।